डेफिनेटली जी, जहाँ तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उस हवाले से चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पे वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। एक तो ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। देखिए आप कह लेते पहले तो हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते थे, फिर अब बायपोलर वर्ल्ड में हम गए। आप क्या समझते हैं, दुनिया जो इंडिया चाहता है कि वो जो G20 की प्रेसिडेंसी मिले, और जिस तरह इंडिया अपने आप को आजकल असर्ट कर रहा है, वो चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ताकि जो बाकी मिड साइज पावर्स हैं उनको भी स्पेस मिले। आप क्या समझते हैं, दुनिया मिड बायपोलर ही रहेगी, या क्या आप समझते हैं दुनिया मल्टीपोलर हो सकेगी, द वे इंडिया वांट्स एंड मेनी अदर स्मॉल कंट्रीज वांट्स? इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, इसलिए कि ये जो सिचुएशन रूस यूक्रेन के मामलात से पैदा हुई थी वो इंटेंसिफाई हुई है दुनिया में। आप यूं समझ लें कि एग्रीकल्चर के अंदर एक तरह के क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी फूड जो है और उसके हवाले से जो इन्फ्लेशन है और जो महंगाई है वो लोगों की पांच से बाहर होती जा रही है। उसके साथ सारे इन्वायरमेंट इशू हैं, हेल्थ का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। तो इसका ये बुनियादी तौर पे ये मसला जो है ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है। जितनी भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है कि किस तरह G20 जो है वो इन इश्यूज को मटेरियलाइज करे, चूंकि इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग और पॉलिसी चेंज की जरूरत है। फंडिंग के बगैर जाहिर है आप इंटरनेशनली कोई इस तरह की बड़ी चेंज जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकते। और पॉलिसी चेंज इसलिए ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट पे जो इस वक्त इश्यूज हैं दुनिया में, जिसमें इंडिया जैसे मुल्क भी शामिल हैं, उनके लिए भी जब तक इंटरनेशनली ये पॉलिसी कोऑर्डिनेट नहीं होती, उनके लिए भी अपने तौर पे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करना बड़ा मुश्किल है, चूंकि इन्वायरमेंट के हवाले से दुनिया बहुत हद तक जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो इस हवाले से आप यूं समझ लें कि जो एजेंडा मोदी साहब ने पेश किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इस चीज़ का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली, और इस तरह के जो इंटरनेशनल एजेंडेज हैं उनके अंदर उसका अपना एक रोल जो है वो मुतय्यन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एजेंडा है इसके साथ पाकिस्तान भी इतना ही जुड़ा हुआ है जितना इंडिया या कोई और मुल्क जो है वो जुड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा गंभीर हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है या फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान में जो लेटेस्ट स्टैट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 3 सालों में जो पॉवर्टी का रेशो है वो जिस तरीके से बढ़ा है, लोग जिस तरीके से पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, फूड के हवाले से जो इश्यूज पैदा हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर है कि पाकिस्तान का एजेंडा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जिससे आप ये साबित कर सकें या सोच भी सकें कि पाकिस्तान को इवन इसके साथ कोई कंसर्न भी है। एक तो ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। देखिए फखर भाई, ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो, आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फखर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे जर्मनी और जापान को पीछे। अब ये तो खैर मेरा एनालिसिस था, आप जानते हैं मैं इधर उधर काफी जगह से जी बिल्कुल
देखता रहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशंस लगाता हूँ मुझे कब लगता है। बट आज ये जो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है उसने इसको वैलिडेट किया है, और इसके और भी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह इस रिपोर्ट को कवर कर देंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज अभी नेशनल टीवी पे डिबेट थी, इसी सब्जेक्ट पे थी। तो अभी क्या फकर भाई, देखिए हुआ क्या है, देखिए अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक देखें, जर्मनी का -0.3 है, ठीक है, जापान का 1.6 है, पूरा यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन में, अमेरिका का रिसेशन में जाना 90% श्योर है, और चाइना भी रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक रिवर्स हो गया है 2.3%। चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। देखिए रियल एस्टेट हैज फेल्ड, आपका बुलेट ट्रेन से फेल्ड, नेक्स्ट to announce bankruptcy would be semiconductor industry। सेमीकंडक्टर में दो चीजें हुई, एक तो जो मशीन, जो सेमीकंडक्टर चिप्स जिस पे बनते थे वो बंद हो गई, और इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनाना भी बंद हो गए। अब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ रही है। अब चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, दैट इज 0.7%। यानी कि अगर आप $8 लगाओगे तब $1 का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का जीडीपी कभी ऑर्गेनिक था ही नहीं, ये हमेशा पैसा डाल अगर आप जबरदस्ती किया गया, हाँ जबरदस्ती दिखाया गया, ऑप्टिकल इल्यूजन था। चाइनाज डीजीपी वाज बाय हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्टिकल इल्यूजन। तभी वो हर एक को कहते हैं तुम ये पोर बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारी कंट्री खुद चलेगी, खुद कारोबार आएगा। देखिए बिल्डिंगें बढ़ाने से कारोबार नहीं आता, जीडीपी जो है वो रियल काम करोगे तभी आएगा ना। अभी ये जो गोस्ट टाउन चाइना में बने, क्यों बने? इसीलिए तो बने। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर क्यों बन गया? इसीलिए बना। अब रियल एस्टेट डूबते डूबते $9 ट्रिलियन आपका डूब गया, बुलेट ट्रेन पे 1-2 ट्रिलियन डूब गया, और आपका जो सेमीकंडक्टर डूबेगा ये भी $5-6 ट्रिलियन लेके डूबेगा। अब ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीरो कोविड लगा रखा है, इसीलिए आप देख रहे हैं 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, बाहर आने नहीं देते जी। और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि एक फेक चीज चलाएगी 30 साल तक। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का जीडीपी कुछ होगा, पर जो आपको दिख रहा है, जो कागजों में दिख रहा है, उससे आप आधा कर लीजिए उसका, या आधा 1/3 कर लीजिए, वो एक रियल जीडीपी होगा। जबकि काफी इंडस्ट्रीज और काफी इकोनॉमिस्ट का हमारे ये भी मानना है कि भाई हमारा 50% जीडीपी तो दिखता ही नहीं, वो अभी ब्लैक इकोनॉमी है, जो मतलब सिस्टम में नहीं आती। अगर आप उसको जोड़े तो क्रॉस 5 ट्रिलियन, बट हम उसको दरकिनार करते हैं, साइड में करते हैं। बट टुडे वी आर 3.4 ट्रिलियन, हमारे पास यूथ पावर सबसे ज्यादा है। और फखर भाई आप ये देखेंगे, हम दिन ब दिन दुनिया के करीब ऐसे सेक्टर जहां हम डोमिनेट करें, देखिए आईटी हमने डोमिनेट किया है जी। मैं आपको फार्मा की बात करूं, फार्मा में आप जान के आपको हैरानी होगी, 200 कंट्रियों से ज्यादा अब हम दवाई एक्सपोर्ट करते हैं। 203 कंट्रियां टोटल वर्ल्ड में, इनकी सारी कंट्रियां। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 13th या 12th। तो मतलब वॉल्यूम में हम इतनी, बट हम बहुत सस्ता बेचते हैं, अफोर्डेबल बेचते हैं, इसलिए वैल्यू में वहां नहीं आते। $50 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मा, 50 बिलियन की इंडस्ट्री, CAGR 13 से 20% के आसपास, राइट। पूरे दुनिया में आप दवाई देते हो। आपको पता सबसे बड़ा फार्मा का मार्केट कौन सा हमारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 32% दवाइयां केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाती है। तो एवरी थर्ड अमेरिकन इज लिविंग ऑन ए इंडियन मेडिसिन। ये आपको ये फैक्चुअल डाटा है, ये ऑल फैक्चुअल डाटा। तो ये फार्मा हो गया, आईटी हो गया, अब फूड इंडिया, मैन पावर इंडिया, सोलर, डिफेंस, टेलीकॉम, तो ये सारी धीरे धीरे इंडिया पे आ रही है। तो 6-7 इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जहां दुनिया हम पे डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे हम क्या करें, इन इंडस्ट्रियों को बढ़ा रहे, बिकॉज वी हैव दिस क्लैरियन कॉल ऑफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और धीरे धीरे देखेंगे और चीजें इंडिया से लोग लेते रहेंगे। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि G20 मीटिंग में हाल ही में मोदी जी ने हिस्सा लिया और बड़ी बड़ी मुद्दों पे बात किया, जैसा कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत चीजें बात की कि कैसे दुनिया को संभाला जाए, क्लाइमेट चेंज से बचा जाए, फूड सिक्योरिटी इंडिया ने कैसे अपने हाथों में लिया है, और यूक्रेन रशिया के वार के बाद बहुत सारी चीजें किया है। और इसी को लेके पाकिस्तान का कुछ भी हाल सही नहीं है। ये सारे मुद्दे पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन उसका बदकिस्मत ये है कि वो G20 हिस्सा भी नहीं है, और वो हिस्सा होता भी तो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हालात ही ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि वो इंटरनली बहुत खराब चल रहा है अभी उसके देश में। और अगर वो हिस्सा हो जाएगा व्यक्ति, वो दुनिया को क्या देगा? टेररिस्ट निकाल के ही देगा। जो छोटी सोच है वही निकाल के पाकिस्तान से आ रहा है।
वही दूसरी तरफ चाइना ने अभी अपने हाथ पैर फूल गए हैं कि वो अमेरिका से जाके मिलीभगत कर रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम नहीं होगा कि कोरोना के लिए सारे दुनिया उसी को जिम्मेदार मानती है। और इसके बाद अभी हाल ही में जो यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ वो रशिया के साथ में ही था, और अब उसका जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके सारे सेक्टर बंद हो रहे हैं, रियल एस्टेट और फूड और जो भी चीजें जो उसको प्रॉफिट देता था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार कंपनी, सेमीकंडक्टर कंपनी, फूड सिक्योरिटी, उसका क्लाइमेट चेंज, रियल एस्टेट, सब बिजनेस ठप हुए पड़े हैं। और इसी को लेके अभी पैचअप करने अमेरिका जाके पहुंचा है कि कैसे अपने शी जिनपिंग कैसे अपने चाइना को फिर से पैरों पे खड़ा कर सके, क्योंकि उसका जीडीपी बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है और सारी चाइना कर्जे में डूबा हुआ है। तो इसी को लेके वो G20 समिट में हिस्सा लेने बाली गया है, और उस G20 समिट से पहले ही चला जाके वो जो बाइडेन से बात करके ये सब फैसला करवाना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना कि इंडिया का हाल जो है, इंडिया जो प्रस्ताव दे रहा है दुनिया भर में, वो उसमें आपका क्या ख्याल है, आपका सोचना क्या है, इंडिया सही कर रहा है या और भी कुछ करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।